नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उमाकांत क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं उमाकांत शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ ट्रिग्नोमेट्री की एक नई क्लास के साथ में। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिक कंसेप्ट कर चुके हैं और उसके बाद में जब हम एडवांस लेवल पर गए तो एडवांस लेवल पर मैंने अलग अलग चतुर्थांशों में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं उनके साइन क्या होते हैं, साइन स्कीम के थ्रू वो बता दिए। उसके बाद में हम बात कर रहे थे ग्राफ की। तो ग्राफ में साइन का ग्राफ हम देख चुके हैं। साइन का ग्राफ हमने बनाया था कल। कैसे बनाया था साइन का ग्राफ? जैसे ये तो +1 वाली लाइन हो गई और ये -1 वाली लाइन हो गई, तो यहाँ से साइन का ग्राफ ऐसे घूमता है, ठीक, ऐसे ऐसे घूमता है साइन का ग्राफ, यानी 1 और -1 के बीच में ही घूमता रहता है। ये साइन का ग्राफ होता है। तो साइन की जब हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे किसकी? कॉस की। और कल मैंने आपको होमवर्क के रूप में बोला भी था कि कॉस का ग्राफ आपको बना के और चेक करना है, आप बना पाते हो या नहीं बना पाते, क्योंकि ग्राफ बनाने की प्रोसेस तो अब तुम्हारे समझ में आ ही चुकी है। तो कॉस का ग्राफ किस किसने बनाया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ईमानदारी से बताना कि कॉस का ग्राफ बनाया कि नहीं बनाया। टेन का नहीं बनाओ, समझ में आता है, लेकिन कॉस का तो नहीं बनाया तो फिर ये तो गलत बात है। तो कॉस का जिस जिसने बनाया और फिर चेक करके ये भी बताना है आपको कि सही किस किस का बना, कॉस का ग्राफ सही किस किस का बना, वो भी आपको चेक करके बताना है, ठीक है। तो देखो कॉस के ग्राफ की मैं बात करूंगा तो सबसे पहले तो कॉस थीटा के बारे में हम ये चेक कर लेते हैं कि अलग अलग क्वाड्रेंट में वो वेरी कैसे कर रहा है। जैसे साइन की अगर मैं बात करूं तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके 1 की तरफ इंक्रीज होता है, बढ़ता है। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में 1 से 0 तक वापस डिक्रीज हो जाता है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में 0 से -1 तक डिक्रीज होता है। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में -1 से वापस 0 की ओर इंक्रीज होने लगता है। तो ऐसे ही कॉस थीटा कहाँ कहाँ वेरी करता है वो चीज़ देखो। तो जैसे देखो तरीका हमको पता है कि कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैंने ये सर्किल बनाया, सर्किल बनाने के बाद में वही इसके 4 क्वाड्रेंट हो गए, 4 पार्ट हो गए। अब ये जो 4 पार्ट थे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, इसके कोऑर्डिनेट 1, 0, इसके 0, 1, इसके -1, 0 और इसके 0, -1। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब मैं बात करूँ तो अगर तुम्हें याद हो तो कल हमने जब साइन की बात की थी तो साइन थीटा किसके बराबर आया था? वाई के बराबर। परसों की क्लास को रिवाइड करो। परसों की क्लास में हमने तीनों की वैल्यू निकाली थी। जब हम साइन स्कीम पढ़ रहे थे तो साइन थीटा किसके बराबर आया था? वाई के बराबर। कॉस थीटा किसके बराबर आया था? कॉस थीटा किसके बराबर आया था? एक्स के बराबर। और टेन थीटा किसके बराबर आया था? y/x के बराबर। यही तो था भाई। अगर ऐसे नहीं भी पता, नहीं भी याद कि कौन सा क्या आया था, तो रैंडमली ऐसे मान सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया और इससे x पर परपेंडिकुलर बनाया और इसको मैंने ओरिजिन से मिलाया, तो अब ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए x, 0, तो ये तो हो गया x, ये हो गया y, और चूंकि यूनिट सर्किल का लिया है तो इसलिए रेडियस इसकी 1 हो गई। तो यहाँ से अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो अब मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए, और कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और आधार क्या है इसमें? x है ना, x अपॉन कर्ण क्या है? 1। तो ऐसे करके x आ जाता है। कॉस थीटा किसके बराबर आ जाता है? x आ जाता है, ठीक। तो चेक कर सकते हो, अगर याद नहीं भी है तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा? x के बराबर। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो जो वेरिएशन x कोऑर्डिनेट में होंगे वही वेरिएशन किस में होंगे? कॉस थीटा में होंगे। जो जो वेरिएशन x कोऑर्डिनेट में होंगे वही वेरिएशन किस में होंगे? कॉस थीटा में होंगे। अब देखो मैंने क्या किया, ये ट्रायंगल तो मैंने जस्ट अभी समझाने के लिए बताया था, इसलिए इस ट्रायंगल को तो मैं मिटा देता हूँ। अभी तो इसका कोई काम नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हम समझ चुके हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ रिवाइड करने के लिए ये बनाया था, अभी तो इसका कोई काम नहीं है। ये लो, ये ट्रायंगल तो मैंने मिटा दिया। अब मैंने क्या किया कि जब मैंने बोला था कि यहाँ पर रैंडमली हमें कोई भी एक पॉइंट लेना है रैंडमली, तो रैंडमली लेना है, मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया, तो अब यहाँ से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर और इससे y ओरिजिन से मिला दिया। उसके बाद में मैंने यहाँ पर ले लिया, तो अब वही सेम कंडीशन। अब एक चीज़ चेक करो कि जैसे जैसे ये चेंज हो रहा है तो x कोऑर्डिनेट में क्या चेंजेज आएगा वो चीज़ चेक करो। x कोऑर्डिनेट में क्या क्या चेंजेज आएगा वो चीज़ चेक करनी है हमें। तो अब देखो जैसे जैसे ये y एक्सिस की ओर जाएगा, कहने का मतलब है थीटा इक्वल्स टू 0 से लेके
थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 की तरफ जाएगा, 90 को क्या बोलते हैं पाई बाई 2, तो जैसे थीटा 0 से और पाई बाई 2 की तरफ गया, एक्स कोऑर्डिनेट 0 पर तो कितना था 1 था, और पाई बाई 2 पर वही एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0 हो गया। कहने का मतलब है कि जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो कॉस की वैल्यू 1 से 0 की तरफ क्या होगी डिक्रीज होगी। आया समझ में? cos की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू 1 से 0 की तरफ डिक्रीज होगी। इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीज फ्रॉम 1 to 0। चलो इसको लिख लेते हैं इस पॉइंट को, ताकि हमें ग्राफ बनाने में थोड़ी मदद मिले। यदि थीटा प्रथम चतुर्थांश में हो, यदि थीटा प्रथम चतुर्थांश में हो तो cos थीटा का मान 1 से 0 तक 1 से 0 तक घटता है, 1 से 0 तक घटता है। उसके बाद में अब मैं बात करूंगा सेकंड क्वाड्रेंट की। तो अब देखो यहाँ पर वही सेम सिचुएशन, यहाँ पर जैसे मान लो मैंने पॉइंट लिया तो इसको ओरिजिन से मिलाया और एक्स एक्सिस पर इससे परपेंडिकुलर बनाया, यहाँ लिया ओरिजिन से मिलाया एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स एक्सिस में क्या वेरिएशन आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट में क्या वेरिएशन आ रहा है। तो सर यहाँ पर तो था 0 और यहाँ कितना हो गया -1, तो सर ये फिर डिक्रीज हो रहा है, 1 से 0 तक डिक्रीज हुआ कहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में वापस 0 से -1 तक ये डिक्रीज हो रहा है, सेकंड में भी क्या हो रहा है डिक्रीज ही हो रहा है। तो सेकंड में डिक्रीज हो रहा है तो लिख सकते हैं यदि थीटा द्वितीय चतुर्थांश में, यदि थीटा द्वितीय चतुर्थांश में हो तो cos थीटा का मान 0 से -1 तक घटता है। If theta lies in second quadrant, then value of cos theta will be decreased from 0 to -1। ठीक है, उसके बाद में अब मैं बात करूंगा थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो यहाँ तो था -1 और यहाँ कितना है 0। कहने का मतलब है कि अब वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हुई है, -1 से कहाँ तक गया 0 तक। मतलब यहाँ कहीं भी मैंने कोई पॉइंट ले लिया तो उससे अगर मैं एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो इसका मतलब होगा कि वो वैल्यू इंक्रीज होगी, और इंक्रीज कहाँ से कहाँ तक होगी, वो वैल्यू सर इंक्रीज होगी -1 से लेके कहाँ तक 0 तक। ठीक है, -1 से लेके कहाँ तक होगी 0 तक होगी। ये कोई मैं रंगोली नहीं बना रहा हूँ दोस्तों, ये कोई रंगोली नहीं है, इसको ध्यान से समझना, बहुत काम की चीज़ है, ये रंगोली नहीं है। ठीक है, तो -1 से कहाँ तक इंक्रीज हो रहा है 0 तक। तो लिख सकते हैं यदि थीटा तृतीय चतुर्थांश में हो, यदि थीटा तृतीय चतुर्थांश में हो तो cos थीटा का मान -1 से 0 तक बढ़ता है, -1 से 0 तक बढ़ता है। If theta lies in third quadrant, then value of cos theta will be increased from -1 to 0। अगर थीटा तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा तो उसकी जो वैल्यू होगी cos थीटा की वो -1 से 0 तक क्या होगी इंक्रीज होगी या बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ चतुर्थ चतुर्थांश की। तो अब देखो यहाँ पर 0 से और कहाँ तक इंक्रीज हो रहा है 1 तक इंक्रीज हो रहा है ना भाई, 0 से 1 की ओर जा रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यदि थीटा चतुर्थ चतुर्थांश में हो तो cos थीटा का मान 0 से 1 तक बढ़ता है। If theta lies in fourth quadrant, then value of cos theta will be increased from 0 to 1। ठीक है, 0 to 1। जैसे मान लो यहाँ पर है तो यहाँ से इसे ओरिजिन से मिलाओ और एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालो, यहाँ पर है ओरिजिन से मिलाओ
एक्स एक्सेस पर परपेंडिकुलर, यहाँ पर है ओरिजिन से मिलाओ एक्स एक्सेस पर परपेंडिकुलर। तो जैसे जैसे हम इसको मतलब थीटा इक्वल्स टू 2π/3, भाई देखो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 3π/2, ये तो क्या हो गया था, ये तो हो गया था शून्य, थीटा इक्वल्स टू शून्य, ये क्या हो गया π/2, ये क्या हो गया पाई, ये क्या हो गया 3π/2 और ये क्या हो गया वापस 2π। ऐसे करके साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो इफ थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट देन वैल्यू ऑफ कॉस थीटा विल बी इंक्रीज फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसमें वेरिएशन देख सकते हैं। कॉस थीटा में जो वेरिएशन चलेगा वो भी कहाँ से कहाँ तक चलेगा, -1 से और +1 के बीच में ही चलेगा, -1 से +1 के बीच में ही चलेगा इसका वेरिएशन भी। आया समझ में? तो देखो ये चारों पॉइंट समझ में आना जरूरी है। यदि थीटा प्रथम चतुर्थांश में थीटा कॉस थीटा के लिए देखना है तो सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को देख लो, साइन थीटा को देखना है सिर्फ और सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट को देख लो, उससे अपना काम चल जाएगा। तो थीटा प्रथम चतुर्थांश में है तो कॉस थीटा 1 से 0 तक घटेगा, यदि द्वितीय चतुर्थांश में है तो कॉस थीटा का मान 0 से -1 तक घटेगा, यदि थीटा तृतीय चतुर्थांश में है तो कॉस थीटा का मान -1 से 0 तक बढ़ेगा, और यदि थीटा चतुर्थ चतुर्थांश में है तो इसका मान कॉस थीटा का मान 0 से 1 तक बढ़ेगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम इसके ग्राफ की। तो ग्राफ की जब मैं बात करता हूं तो देखो ये तो हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। अब यहां भी देख सकते हैं कि रेंज तो 1 और -1 के बीच में ही घूम रही है। देखो यहां पर कितना था 1, फिर कितना आया 0, फिर कितना आया -1, फिर कितना आया 0, यानी 1 से -1 के बीच में ही घूम रही है रेंज। तो रेंज 1 से -1 के बीच में घूम रही है, तो यहाँ भी वही सेम -1 और +1 वाली लाइन खींच लेंगे, तो ये तो हो गई +1 की लाइन और ये हो गई -1 की। अब देखो जब थीटा 0 था तो x कोऑर्डिनेट कितना था 1, थीटा जब 0 था तो x कोऑर्डिनेट 1 था, मतलब अब ये शुरुआत यहां से होगी इसकी। थीटा 0 पर x कोऑर्डिनेट कितना था 1, x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, यहां पर मैं x कोऑर्डिनेट का मतलब ये नहीं कह सकते आपकी सर x कोऑर्डिनेट तो यहां पर आएगा, x कोऑर्डिनेट से मेरा मतलब है क्या cos थीटा, x कोऑर्डिनेट से मेरा मतलब क्या है cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर इस ग्राफ में x कोऑर्डिनेट किसको शो कर रहा है cos थीटा को। तो मतलब जब थीटा 0 था तो cos थीटा कितना था 1 था, इसलिए मैंने यहाँ पर ये 1 लिया है। कहीं ये सोचो कि सर आपने x कोऑर्डिनेट बोला है तो वो तो यहाँ आना चाहिए, नहीं, x कोऑर्डिनेट से मेरा मतलब यहाँ पर सिर्फ cos थीटा है, ठीक। तो ये तो आ गया 1 तक, ठीक है। 0 पर कहाँ था 1 पर, जैसे ही थीटा π/2 हुआ यानी 90 हुआ, ये वैल्यू कितनी आ गई 0, मतलब 1 से ये घट गया कहाँ तक 0 तक, ये ले लिया मैंने π/2, चलो बाद में लिख लूंगा मैं π/2, ठीक है। जैसे ही π/2 से पाई तक गया तो पाई पर वैल्यू कितनी हो गई -1, मतलब वापस घट रहा है, ये लो और घट गया, ठीक है। जैसे ही पाई से 3π/2 हुआ तो कितना आ गया 0, मतलब अब बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो अब यहां से वापस कहाँ जाएगा ये 0 की तरफ गया, और 3π/2 से जैसे ही थीटा 2π हुआ वापस कितना आ गया, वैल्यू कितनी आ गई 1, मतलब अब ये कहाँ तक पहुंच गया 1 तक। ये इसका ग्राफ था। अब इसको आगे इसी ऑर्डर में घुमा सकते हो, मतलब अगर इसको मैं नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाऊँ तो नेगेटिव डायरेक्शन में भी ये ऐसे चलेगा, अगर आगे इसको और बढ़ाना हो तो ये ऐसे चलेगा, ठीक। तो ये तो हो गया 0, ये π/2, यहाँ पर पाई, ये 3π/2, ये 2π और ये 5π/2, ऐसे करके इधर ऐसे ही इधर आ जाएगा, ये -π/2, फिर -π, -3π/2, -5π, -3π, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो ऐसे करके ये ग्राफ आता है किसका cos थीटा का। दिमाग में एक चीज़ आई, सर ऐसा ही कुछ साइन थीटा का था, ऐसा ही कुछ था ना। चलिए मैं कंपैरिजन के लिए इन दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, एक साथ दोनों ग्राफ बना देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। देखो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ साइन थीटा का और इधर मैं बना देता हूँ कॉस थीटा का, कंपैरिजन देख लेना। वैसे तो खैर इंटेलिजेंट बच्चे हो सभी, तो आपको पता होगा ही कि इनमें दोनों में फ़र्क क्या है, फिर भी अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो तो वो क्लियर करना मेरा काम है।
अब देखो मैं सबसे पहले साइन थीटा की बात करता हूँ, साइन थीटा की बात करता हूँ। तो साइन थीटा में क्या होता है, देखो साइन थीटा में स्टार्ट कहाँ से हुआ, जीरो से, यानी जीरो पर कितना था, जीरो ही था। थीटा जब जीरो था तो साइन जीरो की वैल्यू भी कितनी थी, जीरो थी। जीरो से वो इंक्रीज हुआ कहाँ तक, वन तक। वन से डिक्रीज हुआ कहाँ तक, जीरो तक। जीरो से वापस डिक्रीज हुआ कहाँ तक, माइनस वन तक। माइनस वन से इंक्रीज हुआ कहाँ तक, जीरो तक। ऐसे चला था वो। तो इसको आगे ऐसे ही ले सकते हैं, ऐसे ही चलता जाएगा आगे, ठीक है। और इधर भी अगर इसको ऐसे लेना चाहें तो ऐसे ये आगे चलता जाएगा। अब मैं कॉस की बात करूं, कॉस का ग्राफ आपके सामने है। कॉस की बात करूं तो कॉस जीरो पर कितना था, वन था। तो कहने का मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसे चलता है। अब दोनों में फर्क समझ में आ चुका होगा कि यहां पर देखो जीरो पर अगर वैल्यू देखना चाहें तो इसकी जीरो है, जबकि ये फर्क कहां पर आ रहा है, देखो जीरो पर इसकी वैल्यू कितनी है, वन, जबकि जीरो पर इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो। पाई बाई टू पर इसकी वैल्यू कितनी है, वन, जबकि पाई बाई टू पर इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो। ऐसे ही यहां पर पाई पर इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो, जबकि इसकी पाई पर वैल्यू कितनी है, माइनस वन। तो ऐसे करके ये वेरिएशन हम देख सकते हैं, ये दोनों में फर्क है। आया समझ में, दोनों में फर्क कहाँ से, यहाँ से देखो दोनों में समझ में आ जाएगा, ओरिजिन से देखो दोनों में फर्क समझ में आ जाएगा। तो ये था दोस्तों कॉस का ग्राफ। और उम्मीद करता हूँ कि जैसे साइन को आपने देखा और साइन का समझ में आया होगा, लगभग ऐसा ही किसका ग्राफ है, कॉस का ग्राफ है। बस वेरिएशन कहाँ आता है, यहाँ ओरिजिन पर देख लो, ओरिजिन पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। पीरियड्स में इसके वेरिएशन आता है, ठीक। तो ये अगर ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं तो अब मैं ये चाहूँगा कि आप 10 की ज़रूर प्रैक्टिस करें। 10 का ग्राफ हम लेंगे अगली क्लास में, क्योंकि अभी समय इसकी इजाज़त नहीं दे रहा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर यहाँ से कोई नई चीज़ आपको मिल रही है तो दोस्तों में शेयर करते रहिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखें। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।